अब चैप्टर जो आज हमने पढ़ना है उसका नाम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि वर्ड कॉस्ट जो है, कॉस्ट का क्या मतलब होता है। कॉस्ट बेसिकली हम उर्दू में अगर मैं इसको बताऊं तो खर्चे को कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो चाहिए होता है आपको प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो आप खर्चा आप लगाते हो प्रोडक्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स हो तो आपको सर्विस देने में जो खर्चा लगता है उसको आप कॉस्ट कहते हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाने में आपको क्या खर्चा लगता होगा, प्रोडक्ट बनाने में आपको मटेरियल चाहिए होता होगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर चाहिए होता होगा, तो ये खर्चा है। और प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको हो सकता है मार्केटिंग कॉस्ट लगानी पड़े, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगानी पड़े, सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़े। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल सेल्स मैन को आपने अपना प्रोडक्ट दिया कि यार आप डोर टू डोर जाके सेल करो, मैं आपको कमीशन दूंगा, तो वो कमीशन क्या होगी, सेलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि खर्चा, इन सिंपल वर्ड्स, वो खर्चा जो आप लगाते हैं या तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए या प्रोडक्ट को बेचने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनटू लॉजिकल ग्रुप्स सो दैट मे बी समराइज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम कॉस्ट हैं जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ग्रुप्स में हम जो है डिवाइड कर दें, यानी कि उनको ग्रुप कर दें हम, ताकि ताकि हमें उस कॉस्ट को समझने में, उससे जो है ना फायदा उठाने में आसानी हो। यही पर्पज है कि हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, ताकि मैनेजर को जो है जो कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप जब कॉस्ट ग्रुप करते हो और हर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक हो उसको समझने में आसानी हो, और उसको समझ के मैनेजर जो है कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। मैनेजर देख सके कहाँ कहाँ मुझे कॉस्ट कंट्रोल की जरूरत है, प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सके। तो ये पर्पज होता है हमारे कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, वो ये पहली है कॉस्ट सेंटर, दूसरी है कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अ कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट कैन बी असर्टेन। कॉस्ट सेंटर कोई प्रोडक्शन या सर्विस लोकेशन हो सकती है, मतलब कि कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, कैंटीन डिपार्टमेंट हो सकता है। तो कॉस्ट सेंटर कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन जैसे आपका सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सर्वेइंग फंक्शन अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए आपने एक मशीन लगाई हुई है फैक्ट्री में, तो वो मशीन एक आइटम ऑफ इक्विपमेंट है। फॉर विच कॉस्ट कैन बी असर्टेन, जिसके लिए आप कॉस्ट को सेपरेटली डिटरमिन कर सको, फाइंड आउट कर सको, डिस्कवर कर सको। तो कॉस्ट सेंटर ऐसी प्रोडक्शन या सर्विस लोकेशन है, फंक्शन है या इक्विपमेंट है जिसके लिए आप बता सको कि यार इससे रिलेटेड ये कॉस्ट है, सेपरेटली आप डिस्कवर कर सको, तो वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, असेंबली डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री में स्टोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारे कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। कोई फंक्शन हो सकता है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अब उसका जो सर्वेइंग फंक्शन है, सर्वेइंग फंक्शन में आपकी क्या कॉस्ट लग गया, आप अगर बता सकते हैं कि उस कॉस्ट को सेपरेटली, जैसे कि सर्वेयर आप हायर करेंगे, सर्वेइंग मशीन्स होंगी, फील्ड पे आप जाएंगे, ट्रेवलिंग कॉस्ट होगी, तो अगर आप उस फंक्शन से एसोसिएटेड कॉस्ट को बता सकती हैं, यानी कि असर्टन कर सकती हैं, डिस्कवर कर सकती हैं, तो वो भी कॉस्ट सेंटर होगा। कोई इक्विपमेंट है, एक फैक्ट्री में आपने मशीन लगाई हुई है, उससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब आप मशीन से एसोसिएटेड कॉस्ट को सेपरेटली बता सकती हैं, जैसे उस पर इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कॉस्ट है, उसके मेंटेनेंस के इतने चार्जेस हैं, तो वो भी आपका एक कॉस्ट सेंटर है। इवन इवन अगर एक बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में है ना, अगर उससे एसोसिएटेड भी आप कॉस्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, डिस्कवर कर सकती हैं, वो भी आपका कॉस्ट सेंटर होगा। जैसे कि आपका डायरेक्टर हो गया, अब डायरेक्टर से एसोसिएटेड कॉस्ट क्या हो सकती है, डायरेक्टर को आप सैलरी देते हैं, डायरेक्टर को हो सकता है आप बेनिफिट्स देते हैं, ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स देते हैं, उसको कार प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल देते हैं, तो ये सारी जो है ये भी कॉस्ट है। अगर आप बता सकती हैं उस बंदे से एसोसिएटेड के सेपरेट कौन कौन सी कॉस्ट है, तो वो मेंबर भी आपका कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी आपका कॉस्ट सेंटर हो सकता है कि यार इस प्रोजेक्ट में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या खर्चे लगेंगे, उन खर्चों को अगर आप सेपरेटली डिस्कवर कर सकती हैं तो वो भी आपका कॉस्ट सेंटर होगा। दूसरी चीज है कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट यूनिट से क्या मतलब होता है? कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर सर्टेन। जैसे हर चीज को मेजर करने के लिए आपको यूनिट चाहिए होता है, वैसे ही कॉस्ट को भी मेजर करने के लिए आपको यूनिट्स चाहिए होते हैं, उसको आप कॉस्ट यूनिट कहते हो। ठीक है, जैसे आप एक होटल है आपका, अब उसके लिए कॉस्ट यूनिट क्या हो सकता है? एक रूम,
आप देख सकते हैं कि यार होटल में जो मैं मान ठहराता हूँ मैं, उसके कॉस्ट पर रूम क्या है, कॉस्ट यूनिट हो गया। आप अगर एक स्कूल है या बेसिकली आपकी एक एकेडमी, आप कोर्स प्रोवाइड करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ MA1 पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी जो है ना MA1 की मुझे क्या कॉस्ट पड़ती है पर स्टूडेंट को पढ़ाने की, वो एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है। अ लीटर ऑफ पेंट, आपकी एक फैक्ट्री है उसमें आप पेंट बनाती हैं, तो आपके लिए कॉस्ट यूनिट क्या हो सकता है कि यार पर लीटर मुझे क्या कॉस्ट पड़ी है पेंट पे। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए एक बेड जो है कॉस्ट यूनिट हो सकता है कि यार एक पेशेंट को जो मैं बेड पे रख रहा हूँ, यानी कि पर नाइट बेड पे उस पे मुझे क्या क्या कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। कोई वार्ड हो सकती है पर वार्ड। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स होते हैं। तो ये है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों चीजों में तो आप मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बता दें। सही है। अब चलते हैं मेन चीज पे कि कॉस्ट को क्लासिफाई हमने कैसे करना है, किन 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 डिफरेंट जो है ना वेज में करना है। तो कॉस्ट को हम जो क्लासिफाई करते हैं वो चार डिफरेंट तरीकों से करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है बाय एलिमेंट, सेकंड क्लासिफिकेशन है बाय नेचर, थर्ड क्लासिफिकेशन है बाय फंक्शन, और फोर्थ क्लासिफिकेशन है बाय बिहेवियर। अब वन बाय वन जो है इन सारी क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी करना है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट है। बाय एलिमेंट जो है कॉस्ट वो तीन तरह की होती है: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है हर वो कॉस्ट जो कि आप इनकर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स खरीदने के लिए। मटेरियल्स खरीदने के लिए वो आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, उसको खरीदने के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया, कोई कंपोनेंट्स खरीद लिए, कोई पार्ट खरीद लिए, तो वो आपकी मटेरियल कॉस्ट है। एक शर्ट बना रही है, उसके लिए जो कपड़ा आपने खरीदा, कपड़े खरीदने में जो कॉस्ट लगी वो मटेरियल कॉस्ट है। टॉयज की आपकी फैक्ट्री है, उसमें आप टॉयज बना रही हैं, टॉयज को आप प्लास्टिक से बना रही हैं, प्लास्टिक आपका मटेरियल है। आप वुडन चेयर्स बनाती हैं, तो चेयर्स के लिए जो वुड आप यूज कर रही हैं वो आपका मटेरियल है। तो मटेरियल को खरीदने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर करते हैं उसको आप मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। दूसरी बाय एलिमेंट कॉस्ट है लेबर कॉस्ट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी स्टाफ काम कर रहा है, उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो आपकी लेबर कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि सैलरी हो गए, बोनसेस वगैरह हो गए, सिक पे होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबर है उससे एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट है वो आपकी लेबर कॉस्ट कहलाएगी। और थर्ड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक डिफॉल्ट कैटेगरी है। डिफॉल्ट कैटेगरी का मतलब ये है कि हर वो कॉस्ट जिसको आप मटेरियल में भी क्लासिफाई नहीं कर सकते, ना आप उसको लेबर में क्लासिफाई कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे कि रेंट। अब जो रेंट है, अब रेंट को ना आप मटेरियल कॉस्ट कह सकते हो, ना रेंट को आप लेबर कॉस्ट कह सकते हो, तो रेंट आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। टेलीफोन बिल्स हो गए, उसको ना आप मटेरियल कॉस्ट कह सकते हो ना लेबर कॉस्ट कह सकते हो, आपका एक्सपेंस हो गया। आपकी पावर की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, हीटिंग लाइटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो एक्सपेंस एक डिफॉल्ट कैटेगरी है। हर वो कॉस्ट जिसको ना आप मटेरियल कॉस्ट कह सकते हो, ना उसको आप जिसको ना आप लेबर कॉस्ट कह सकते हो, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका एक्सपेंस कहलाएगा। कोई क्वेश्चन है बाय एलिमेंट क्लासिफिकेशन में तो पूछ लें। सही है। अब इसके बाद बाय नेचर पे हम आ जाते हैं। बाय एलिमेंट हो गया जी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस। बाय नेचर जो कॉस्ट है वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट की। Cost which can be directly identified within a specific cost unit or cost center is known as direct cost। हर वो कॉस्ट जिसको आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सको, ट्रेस कर सको, रिलेट कर सको, एट्रीब्यूट कर सको, डिफरेंट वर्ड्स एग्जामिनर यूज करते हैं, किसी कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर, इन शॉर्ट किसी फिनिश यूनिट पे या प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट को देख के आप उस कॉस्ट को डायरेक्टली अगर ट्रेस कर सकते हो ना, तो वो कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट कॉस्ट आगे फर्दर तीन टाइप्स की होती है। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू डायरेक्ट लेबर और नंबर थ्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल खरीदते हो उसकी जो कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट होती है। अब वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होता है, उसकी कॉस्ट जो है आपकी, वो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। जैसे कि एक शर्ट है,
शर्ट जो है वो आपने किसी कपड़े से बनाई है, तो जो कपड़ा है वो आपका क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा और आगे फर्दर डायरेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक आपने चेयर बनाई है, वुडन चेयर। अब वुडन चेयर में जो वुड है, क्योंकि वो बनाने में इस्तेमाल हुई है तो इसका मतलब है वो वुड मटेरियल है। और क्योंकि आप उस चेयर को देख के, वुडन चेयर को देख के आप फौरन बता सकती हैं, ट्रेस कर सकती हैं कि यार ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा। इसी तरह आप एक शर्ट को देख के आप उसी वक्त बता सकती हैं कि यार ये तो कपड़े की बनी है, तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो हर वो मटेरियल जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो फिनिश यूनिट को देख के, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। इसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ लेबर दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। वो लेबर जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती है, स्पेसिफिक कॉस्ट, वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। जैसे कि एक शर्ट है, शर्ट को बनाने के लिए जो लेबर, शर्ट को कौन बनाता है, टेलर बनाता है, ठीक है। अब टेलर को जो आप सैलरी देते हो, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी डायरेक्ट लेबर होगी। एक जो वुडन चेयर है, उसको एक कारपेंटर बनाता है। अब कारपेंटर को जो आप सैलरी दोगे, वो आपकी डायरेक्ट लेबर होगी। यानी कि स्पेसिफिक कॉस्ट उन लेबर की जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है या सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सर्विस सर्विस इंडस्ट्री के लिए। जैसे एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, अब उसमें जो डायरेक्ट बंदा कौन सर्विस दे रहा होगा, जो गाड़ी चला रहा होगा, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर वही है। उस उसकी जो सैलरी होगी वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक कॉस्ट उस लेबर की जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है लेबर, वो आपकी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस। हर वो एक्सपेंस जो कि आप स्पेसिफिकली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए करते हो, ठीक है। हर वो एक्सपेंस जो आप स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए करते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या जॉब प्रोवाइड करने के लिए करते हो, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। अब आपने एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि पहले तो आपने देखना है कि क्या वो चीज एक्सपेंस है या नहीं है, फिर आगे फर्दर आपने क्लासिफाई करना है उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक एग्जांपल दूं, तो सबसे पहली एग्जांपल हो सकती है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है, जब आप किसी का डिजाइन कॉपी करते हैं किसी डिजाइनर का, तो आपको उसके कॉपीराइट्स को परचेज करना पड़ता है और वो चीज रॉयल्टी कहलाती है। जैसे आपने किसी डिजाइनर का डिजाइन कॉपी किया और उस डिजाइन से आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो पर शर्ट आपको उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, डिजाइनर को। अब ये जो कॉस्ट है, जो रॉयल्टी कॉस्ट है, इसको ना आप मटेरियल कह सकते हो, इसको ना आप लेबर कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट जिसको ना आप मटेरियल कह सकते हो ना लेबर कह सकते हो, वो एक्सपेंस होगी। तो रॉयल्टी पहले तो एक्सपेंस होगी। अब आपने देखना है क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने कहा है कि हर वो एक्सपेंस जो कि आप स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ उसी जॉब के लिए कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो रॉयल्टी जो है आप स्पेसिफिकली शर्ट बनाने के लिए ही पे करते हो, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको एक जॉब आई है, ठीक है, अब आपने जॉब जॉब करनी है, ठीक है। अब जॉब के लिए आपको टूल्स चाहिए, टूल्स आपने किसी जगह से हायर कर लिए, हायर ऑफ टूल्स, ठीक है। आपने कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, अब उस इलेक्ट्रिसिटी के काम करने के लिए आपके पास जो हथियार थे, जो इक्विपमेंट्स थे, वो आपने हायर कर लिए। हायर का मतलब है एक तरह से आपने रेंट पे ले लिए। अब ये जो हायरिंग की कॉस्ट है, टूल्स जो आपने हायर किए हैं, अब देखिए हायरिंग कॉस्ट ना मटेरियल आप इसको कह सकती हैं ना इसको आप लेबर कह सकती हैं। ऑटोमेटिकली जो हायरिंग कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंस होगी। और क्योंकि क्योंकि आपने जो टूल्स हायर किए हैं सिर्फ और सिर्फ इस जॉब के लिए किए हैं, इस जॉब के बाद आप उसको फर्दर यूज नहीं करेंगे, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। किट के क्वेश्चंस में और एग्जाम के क्वेश्चंस में वो आपको बताएगा कि स्पेसिफिकली इसी जॉब के लिए उसने किए। इवन कि अगर वो टूल्स को परचेज भी करता, अगर खरीदता भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी जॉब के लिए इस्तेमाल करता, बाद में उसको स्क्रैप आउट कर देता, तो वो परचेज भी जो है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक मकसद के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देख लिया कि रॉयल्टी आप स्पेसिफिकली उस शर्ट के जो डिजाइन है उसके लिए पे करते हैं। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करना है।
तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है, स्पेसिफिक किसी चीज के लिए आप करते हो। अब आगे चलते हैं हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। तो बाय नेचर पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, अब आ गई हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट है डायरेक्ट कॉस्ट के। डायरेक्ट कॉस्ट को हमने कहा था कि आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, एट्रीब्यूट कर सकते हो कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर या फिनिश प्रोडक्ट पे। इनडायरेक्ट कॉस्ट इसके ऑपोजिट है कि कॉस्ट वो लगती तो है लेकिन डायरेक्टली उसको आप ट्रेस नहीं कर पाते। तो जिस तरह डायरेक्ट कॉस्ट तीन तरह की थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपकी तीन तरह की होती है। सबसे पहले आता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल तो पहले तो वो चीज मटेरियल होनी चाहिए। मटेरियल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन में जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हो उसको खरीदने के लिए जो खर्चा करते हो आपकी मटेरियल कॉस्ट है। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, जिसको आप वो मटेरियल जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो। इनडायरेक्ट मटेरियल उसके ऑपोजिट है कि वो मटेरियल कॉस्ट जो लगी तो होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होती है, लेकिन प्रोडक्ट को देख के आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो शर्ट है, शर्ट में मैंने आपको बताया कि जो कपड़ा लगा होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब शर्ट जो है आप किससे बनाते हो? शर्ट आप बनाते हो स्यूइंग मशीन से बनाते हो। अब उस मशीन की क्लीनिंग के लिए आप कोई वो बॉटल, जो ऑयल की बॉटल होती है, ऑयल फ्लूइड या लुब्रिकेंट यूज करते हो ताकि उसकी क्लीनिंग आप कर सको, ताकि जो मशीन है वो स्मूथली और एफिशिएंटली चल सके। अब ये जो ऑयल है या फ्लूइड है, ये जो लुब्रिकेंट है, ये एक ही चीज है, बस तीन डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज हुई है। तो ये है तो मटीरियल, तो मटीरियल कॉस्ट हुई। लेकिन क्या आप एक शर्ट को देख के डायरेक्टली ट्रेस कर सकती हैं, बता सकते हैं कि यार इस पे यार ऑयल की भी खर्चा लगा हुआ है, ऑयल भी लगा हुआ है? नहीं। ऑयल की कॉस्ट लगी है? नहीं। आप डायरेक्टली वो चीज ट्रेस नहीं कर सकती प्रोडक्ट पे। इसीलिए ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में भी जो आपको टेस्ट होगा वो इसी तरह का होगा कि यार मेंटेनेंस के लिए जो वो लुब्रिकेंट्स या ऑयल यूज करता है। इनडायरेक्ट मटेरियल से मुराद कि वो मटेरियल कॉस्ट जो कि लगी तो है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, इनकर हुई है, लेकिन डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है फिनिश यूनिट को देख के, फिनिश प्रोडक्ट को देख के। ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट लेबर, ऑल द लेबर कॉस्ट विच कांट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। डायरेक्ट लेबर में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है लेबर कॉस्ट उन उन लेबर की जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके अलावा हर वो लेबर कॉस्ट जो कि आप प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कि एक शर्ट है, ठीक है। अब शर्ट जो है आप बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं? आप बनाते हैं फैक्ट्री में। शर्ट फैक्ट्री में बनाते हैं, और जो टेलर होता है, टेलर की जो कॉस्ट होती है सैलरी, हमने कहा वो लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब जो टेलर्स होते हैं फैक्ट्री में, उनको कोई ना कोई सुपरवाइज भी कर रहा होता है, सुपरवाइजर होता है, ठीक है। जो टेलर्स फैक्ट्री में डिफरेंट काम कर रहे होते हैं उनको कोई एक बंदा होता है। फॉर एग्जांपल अब एक फैक्ट्री में 100 से 200 300 वर्कर्स होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, शर्ट स्टिच कर रहे होंगे। अब उनको कोई सुपरवाइज भी कर रहा होता है कि यार ये बंदे ठीक काम कर रहे हैं, मतलब चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो ये जो बंदा सुपरवाइज कर रहा होता है, सुपरवाइजर होता है, ये भी आपका लेबर हुआ ना। ये भी आपका क्या हुआ? लेबर हुआ। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए इस कॉस्ट को हम डायरेक्टली डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहते। ये जस्ट क्या कर रहा होता है? ये जस्ट सुपरवाइज कर रहा होता है, चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो ऐसा लेबर जो है उसकी कॉस्ट को आप क्या कहते हो? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक कॉस्ट उन लेबर की जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टेलर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ठीक है, जो कि खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं चीजों को, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और उसके ऑपोजिट वो लेबर या वो स्टाफ या वो एम्प्लॉय जो कि डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, ठीक है, सम और अदर वो उस प्रोसेस में शामिल होते हैं। तो वो आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आता है, ठीक है। उनकी जो सैलरी होती है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। तो ये है आपका इनडायरेक्ट लेबर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें इनडायरेक्ट लेबर में। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सही है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, आगे जब हम लेबर चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी ऐसी कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्ट लेबर की भी ऐसी कॉस्ट आएंगी जो कि इनडायरेक्ट हैं,
तो वो मैं आपको बाद में जाके इन डिटेल समझाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि अभी हम बेसिक्स में चल रहे हैं तो बस आपने ये चीज याद रखनी है। देखिए जो वर्कर्स होते हैं या लेबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। और इनडायरेक्ट लेबर होता है जो कि आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू डायरेक्ट वर्कर्स, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू डायरेक्ट वर्कर्स। इनडायरेक्ट लेबर होता है वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होता, जस्ट असिस्टेंस दे रहा होता है टू डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वर्कर्स। अब डायरेक्ट लेबर की भी आगे जाके कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होंगी, हम वो लेबर चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ ऑन आपने अज्यूम करनी है कि हम सैलरी की बात करें, सिंपल। डायरेक्ट लेबर की जो सैलरी है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट लेबर की जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। अब आगे जाके हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स क्या होते हैं। डायरेक्ट वर्कर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कारपेंटर्स, टेलर्स। इनडायरेक्ट वर्कर्स वो होते हैं जो कि जस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं डायरेक्ट लेबर्स को, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है, क्लर्क्स। ये सारे प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे होते ना, जस्ट एक असिस्टेंस कर रहे होते हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा होता है, कोई सिक्योरिटी का काम देख रहा होता है, कोई सुपरवाइज कर रहा होता है, कोई चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो डायरेक्ट लेबर के अलावा जितना भी वर्कर होता है ना वो इनडायरेक्ट लेबर होता है। इनडायरेक्ट लेबर की हर कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, लेकिन डायरेक्ट लेबर की कुछ कॉस्ट हैं जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे वो इनडायरेक्ट लेबर होंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिक का यूज किया है, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। फॉर नाउ ऑन बस आपने ये चीज याद रखनी है, आगे जाके जब हम इन डिटेल में जाएंगे ना तो वो आपको वहां जाकर मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। अब अगली चीज है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या थे? हर वो कॉस्ट जो कि ना मटेरियल कॉस्ट है ना लेबर कॉस्ट है वो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सपेंस हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था कि वो एक्सपेंस जो कि आपने स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए किया है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो कि एक जनरल एक्सपेंस होता है, ओवरऑल एक्सपेंस होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली चार्ज नहीं करते प्रोडक्शन पे। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की? सबसे जो इजिएस्ट एग्जाम्पल है रेंट। अब रेंट जो है, रेंट आपका एक्सपेंस है, यस, ना मटेरियल है ना लेबर। पहली बात तो यस ये एक आपका एक्सपेंस है, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? अब रेंट जब आप फैक्ट्री का देते हो तो फैक्ट्री के जो फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर्स डिपार्टमेंट हो गया, कैंटीन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये रेंट किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए तो नहीं है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो नहीं है, एक ओवरऑल एक्सपेंस है। इसीलिए ऐसा एक्सपेंस जो कि एक ओवरऑल एक्सपेंस हो, जनरल एक्सपेंस हो, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हो, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपके रेंट हो गया, आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, आपकी पावर की कॉस्ट होगी, हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि सारे जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस हो गया आपका, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका है इनडायरेक्ट कॉस्ट में तो पूछ लें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो एक जनरल या ओवरऑल एक्सपेंस होता है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस बताया कि आपने किसी स्पेसिफिक एक काम के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि जो इनडायरेक्ट होता है वो जनरल एक्सपेंस होता है या ओवरऑल एक्सपेंस होता है। जैसे कि अगर आप एक शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, अब उस शर्ट को बनाने के लिए जो रॉयल्टी आप पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि रॉयल्टी इसी काम के लिए पे कर रहे हैं ना, शर्ट बनाने के लिए, इसी पर्पज के लिए कर रहे हैं। अब उस शर्ट को जिस फैक्ट्री में आप बना रही हैं उस फैक्ट्री का आप रेंट भी पे कर रही होंगी। अब जो रेंट है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ शर्ट से तो नहीं है ना, उस रेंट जो है उस वो एक जनरल एक्सपेंस है। फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कैंटीन डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, तो रेंट तो एक ओवरऑल एक्सपेंस है ना, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए तो नहीं है ना, तो इसीलिए आप उसको स्पेसिफिकली एलोकेट नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब रॉयल्टी है, आप आपकी कॉपीराइट्स की बात होगी, आपको डिजाइनर ने कहा कि यार जो तुम एक शर्ट बनाओगे ना उस पे आप मुझे $3 दे देना। तो वेल एंड गुड, आप जो है जब कॉस्ट निकालेंगी ये प्रोडक्ट की, शर्ट की, तो आप $3 का डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें शामिल कर देंगी। अब जो रेंट है, फॉर एग्जाम्पल मंथली रेंट, वो $10,000 है। अब आपको क्या पता कि यार ये जो $10,000 है एक यूनिट में, एक शर्ट में मैं कितना शामिल करूं? आप कैसे उसको चार्ज करेंगे प्रोडक्शन में? तो एक ओवरऑल एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस है ना।
तो ऐसा एक्सपेंस जो कि एक जनरल एक्सपेंस हो, ओवरऑल एक्सपेंस हो, जिसको आप प्रोडक्शन पे डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अब फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ वहां पर शर्ट बन रही होगी, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं या सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ऐसी जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक जनरल एक्सपेंस होते हैं, ओवरऑल एक्सपेंस होते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है बात? सही है, सिंपल। आपने जो है ना, आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर एक्सपेंस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप कर रहे हैं ना, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर एक वो ओवरऑल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ढेर सारी एग्जांपल हैं, आपको मैंने बताई है। रेंट हो गया, हीटिंग कॉस्ट, लाइटिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, पावर कॉस्ट, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनके सम को आप प्राइम कॉस्ट कहते हैं। सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। जबकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो हमने पढ़ा था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनके सम को आप ओवरहेड्स बुलाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखी हुई है, ये समझने वाली बात है, ये आपके किट में भी क्वेश्चन है कि लो कॉस्ट पर यूनिट आइटम्स which are purchased in bulk are treated as indirect cost। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वो आइटम्स या वो मटेरियल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आप बल्क में खरीदते हैं। बल्क का मतलब है बड़ी अमाउंट में, और जिनकी खुद खुद बजाते खुद कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बहुत बहुत लो होती है, मिनिमल होती है। वैसे आइटम्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, एक उसकी आर्ग्यूमेंट है कि आप उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। एग्जाम में आपको ये सवाल आएगा कि कौन सी चीज है, एग्जांपल्स दी होंगी कि इनमें से कौन सी चीज है जो जो मोस्ट लाइकली है जिसको आप कह सकते हो कि यार इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे शर्ट है। अब शर्ट के जो बटन्स है, अब बटन्स जो शर्ट के होते हैं, अब वो बजाय खुद एक बटन की कॉस्ट तो बहुत 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 मिनिमल होगी, ठीक है, और आप वो बटन जाहिर सी बात है बल्क में खरीदते हो। ऐसी चीज आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, इसके पीछे लॉजिक, काफी लॉजिक्स है। सबसे पहली लॉजिक तो ये है कि यार, फर्ज करो जी तुमने इसको डायरेक्ट कॉस्ट कह दिया, एक शर्ट को बनाने में 5 बटन लग गए, ठीक है, एक बटन की कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल $0.2 है। इसका मतलब है एक शर्ट को बनाने का जो डायरेक्ट मटेरियल लगा बटन का, वो $1 है। लेकिन ये जो 5 बटन आपने लगाए, क्या पता जब आपने बटन्स ऑर्डर किए डिलीवरी के दौरान कितने बटन्स डैमेज हो गए, टूट गए, ड्यूरिंग स्टिचिंग कितने बटन्स वेस्ट हो गए, डैमेज हो गए। तो आप एग्जैक्टली तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना। डायरेक्ट बात पे तो हमने यही की थी ना कि आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यार ये चीज, ये कॉस्ट इसमें लगी है। तो इसमें आप डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, ठीक है। इसीलिए जो है ना, ऐसी चीजों को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। दूसरी लॉजिक इसके पीछे ये है कि मिनिमल है, इनकी जो अमाउंट है पर यूनिट वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है। तो प्रोडक्ट में शामिल करने की बजाय आप इसको ओवरऑल एक्सपेंस ट्रीट कर लो। तो ये दो लॉजिक्स हैं इस चीज के पीछे। ये जो पॉइंट मैंने बोला, ये समझ आया आपको कि जो वो आइटम्स जिनकी बजाय बजाते खुद कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होती है, लेकिन आप वो बल्क में खरीदते हो, वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। चेयर हो गया, चेयर के लिए चेयर्स में जो आप कील यूज करते हैं, वुडन चेयर्स में नेल्स, वो भी इसी क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। फैब्रिक्स जो होते हैं उनको स्टिच टेप वो अटैच करने के जो स्टेपल्स होते हैं सोफे में लगे होते हैं, पिन्स लगी होती हैं, ये सारे इसी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बाय नेचर। क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट हमने पढ़ा। बाय एलिमेंट हमने कहा कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, कॉस्ट 3 तरह की होती है। फिर हमने बाय नेचर कहा कि कॉस्ट जो है या तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो भी आगे फर्दर इसी तरह 3 कैटेगरीज में होती है, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सारी डायरेक्ट कॉस्ट के सम को आप प्राइम कॉस्ट कहते हो और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट के सम को आप ओवरहेड्स कहते हो। और एक ही एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है। अब आगे मूव करते हैं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पे, ठीक है। अब बाय फंक्शन जो है ना, बाय फंक्शन में आपने अपने माइंड में बस एक चीज रखनी है, बस एक चीज सिंपल, कि जो कॉस्ट लगी है, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इट डज नॉट मैटर।
क्या वो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का एज अ होल हिस्सा है या नहीं है? अगर तो वो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का एज अ होल हिस्सा है तो वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी, अदरवाइज वो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट की एग्जाम्पल में हाँ राइट साइड पे DMDLD लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट सारी। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट तो होती वो थी जिसको आप बेसिकली कहते थे कि यार ये डायरेक्टली रिलेटेड है फिनिश यूनिट से। तो एक चीज जो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली आप ट्रेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन में उसका प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी। प्लस प्लस जो दूसरी चीज प्रोडक्शन कॉस्ट में आती है, एक तो आगे प्राइम कॉस्ट, दूसरी चीज जो आती है वो आती है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अभी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको आप ओवरहेड्स कहते हो। और प्रोडक्शन ओवरहेड से क्या मतलब है? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का एज अ होल हिस्सा है। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स में इसकी आपको देता हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑयल या फ्लूइड या लुब्रिकेंट जो क्लीनिंग मशीन के लिए आप यूज करते हो, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, यस, इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? आपका ओवरहेड है। एक चीज अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो आपकी ओवरहेड्स है। अब ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल आप यूज कर रहे हो है तो ये ओवरहेड इनडायरेक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, क्लीनिंग आप करोगे मशीन की तभी वो एफिशिएंटली काम करेंगी, स्मूथली रन करेंगी और प्रोडक्शन जो है आपकी इजी होगी। तो ये जो ऑयल का खर्चा जो आप लगा रहे हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस का तो हिस्सा है ना। तो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस का अगर हिस्सा है तो वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएगी। अगर आपने एक चीज को क्लासिफाई करना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंडर, फर्स्ट आपने देखना है क्या वो ओवरहेड है या नहीं, क्या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है या नहीं। फिर आपने देखना है कि क्या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है या नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी मैंने आपको बात की थी सुपरवाइजर के सैलरी की। अब सुपरवाइजर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और जो लेबर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन वर्कर्स को, उसकी सैलरी, उसकी कॉस्ट को आप इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हो। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। और इनडायरेक्ट है एक चीज तो इसका मतलब है वो ओवरहेड्स है। अब ये जो सुपरवाइजर है, ये भी तो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है ना। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस का ये भी तो हिस्सा हुआ ना। तो बेशक ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन अगर प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है तो ये आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएगी। ये बात समझ आई आपको? प्रोडक्शन ओवरहेड्स की समझ आई आपको? सही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ओवरहेड्स का मतलब आपको पता है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये बात पता है। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहते हैं। ओवरहेड एक इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप ओवरहेड्स कहते हैं। ये बात तो पता है ना आपको? सही है। अब आप मुझे बताएं कि जो ऑयल आप यूज करते हो क्लीनिंग मशीन के लिए, क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? जो ऑयल आप यूज करते हो, क्लीनिंग मटेरियल आप यूज करते हो, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा या इनडायरेक्ट मटेरियल होगा? एक शर्ट है, यस, इनडायरेक्ट होगा। एक शर्ट है, उसको उसको उसके उस जिस मशीन से वो शर्ट बनी है, उस मशीन को क्लीन करने के लिए आपने ऑयल यूज किया, ऑयल मटेरियल है। लेकिन क्योंकि आप एक शॉप में जाके शर्ट को देखे तो ट्रेस नहीं कर सकती ना कि इसमें ऑयल का खर्चा लगा हुआ है, तो इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ। अब एक चीज जो इनडायरेक्ट है उसको आप ओवरहेड्स कहते हैं। ये बात पता है आपको? यहाँ तक बात क्लियर है? एक चीज इनडायरेक्ट है तो वो ओवरहेड कहलाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब ये जो ऑयल है और ये जो ऑयल जो कि ओवरहेड है, ठीक है, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है ना। जो आप शर्ट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ऑयल उस प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है ना, उसी मशीन पे लग रहा है जिस मशीन से प्रोडक्शन हो रही है। ऑयल उसी मशीन को क्लीन करने के लिए आप यूज कर रही है ना, जिस मशीन से आप प्रोडक्शन कर रही हैं। इसका मतलब है ऑयल की कॉस्ट जो है वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसी हर चीज जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, उसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हो। ये मैंने लिखा हुआ भी है ग्रीन में कि ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये मेरी बात लास्ट पॉइंट समझ आया है? अब दूसरी एग्जांपल जो मैंने दी, सुपरवाइजर की सैलरी। अभी हमने बात की थी कि
हर वो लेबर जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन वर्कर्स को, ठीक है, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है, उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। ये बात पता है आपको? और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि ओवरहेड्स है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सही है। अब जो सुपरवाइजर है, अब हमने देखना है कि क्या वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है या नहीं। तो सुपरवाइजर जो है वो क्या कर रहा होता है? सुपरवाइजर जो है वो लोग जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनकी टेक केयर कर रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि क्या वो अच्छे तरीके से चीजों को कर रहे हैं या नहीं। तो सुपरवाइजर भी तो प्रोडक्शन प्रोसेस का एज अ होल हिस्सा है ना, वो भी तो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको वो सुपरवाइज कर रहा है तो इनडायरेक्ट, यानी कि आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते उस कॉस्ट को, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस का तो वो हिस्सा है ना। तो ऐसी चीज जो कि ऐसी कॉस्ट जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर एक्सपेंस हो, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई है? क्लियर है ये बात, ये पॉइंट? कोई क्वेश्चन है तो पूछना। सही है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में दो ही चीजें आती हैं, या तो आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। अब हम आगे मूव करते हैं, जो बाय फंक्शन दूसरी क्लासिफिकेशन है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, हर वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन का जैसे ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस से, वो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। सबसे पहले मैंने लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है और फैक्ट्री का सुपरवाइजर प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो उसकी सैलरी तो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। लेकिन ऑफिस आपका सिटी में है, मेन एरिया में, ऑफिस में जो आपका मैनेजर बैठा हुआ है, ऑफिस में जो आपका क्लर्क बैठा हुआ है, ऑफिस में आपका जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसको जो आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है, अब वो सैलरी क्या है? वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस से तो उसका ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस से उन लोगों का ताल्लुक होगा ना जो कि फैक्ट्री में मौजूद होंगे, क्योंकि ऑफिस में तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। आपके ऑफिस का रेंट हो गया, आपके ऑफिस का रेंट हो गया, आपके ऑफिस का हीटिंग कॉस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, ऑफिस के लोगों की सैलरी होगी, सबकी सब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये पॉइंट क्लियर है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का पहला एडमिनिस्ट्रेशन। सही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि कई दफा वो प्रोडक्शन कॉस्ट को ना क्वेश्चन में वो बोल देता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि फैक्ट्री में क्या हो रही होती है? प्रोडक्शन हो रही होती है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये आपने समझनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। अब फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री की मैं बात करूँ, ये जो सारी जो कॉस्ट थी ना, ये सुपरवाइजर की सैलरी, ये फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी की मैं बात कर रहा था। अब फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड है, अब फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, आप पहले मुझे ये बताएं डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड है, क्या वो डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? डायरेक्ट लेबर वो होता था जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता था। ये देखे ना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है द पर्सन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन कर रहा होता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? क्या सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली? नहीं होता। तो फिर ये फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड क्या होगा आपका? डायरेक्ट लेबर होगा या इनडायरेक्ट लेबर होगा? यस, ये बात समझ आई। अब ये इनडायरेक्ट लेबर है, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर है, इसका मतलब है ओवरहेड है, क्योंकि जो चीज इनडायरेक्ट होती है वो ओवरहेड होती है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या क्या ये जो फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है जो कि इनडायरेक्ट लेबर है, क्या ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है? क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है? फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट होगी या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी? फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है तो इनडायरेक्ट, लेकिन क्या प्रोडक्शन है? यस। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की है ना, तो वो भी तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ होल का हिस्सा है। वो लोग जो अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो चीजों को देखभाल कर रहे हैं, उनको सिक्योर कर रहा है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है,
तो इसीलिए ये प्रोडक्शन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड होगी, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। अब मेरा आपसे एक और काउंटर क्वेश्चन है इसी चीज पे, जो मेन सिटी में आपका ऑफिस है, ऑफिस में जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उस सिक्योरिटी गार्ड, क्या उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी सैलरी प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है? तो इनडायरेक्ट लेबर ही, क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है? यस, क्योंकि ऑफिस में तो प्रोडक्शन हो ही नहीं होती ना, ऑफिस में तो चीजों को मैनेज किया जा रहा होता है, टास्क को देखा जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने डिस्टिंक्शन करनी है। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड चीज है तो प्रोडक्शन होगी, अगर नहीं है तो नॉन प्रोडक्शन को होगी। ऐसे जो है ना आपने चीजों को लेके चलना है। अगर एक ऑफिस का मैनेजर है, ऑफिस सुपरवाइजर है, तो वो नॉन प्रोडक्शन है। फैक्ट्री का सुपरवाइजर है तो वो प्रोडक्शन है। ऐसे आपने चीजों को क्लासिफाई करना है। होपफुली ये पॉइंट जो मैंने बोला है आपको समझ आ गया। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब देखें, जिस तरह जिस इनडायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता था उसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते थे, इसी तरह जिस इनडायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएगा। सिंपल, बाय वर्ड्स ही आप चीजों को एक्सप्लेनेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकती हैं। अब दूसरी एग्जांपल है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तो प्रोडक्शन जब हो चुकी होती है उसके बाद आप सारी चीजें मार्केट कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे होते हो, उसकी कॉस्ट जो है वो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट, अगर आप एक गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसके लिए आपने डिफरेंट सिटीज में शोरूम लिए होंगे, शोरूम का रेंट होगा, शोरूम के बिजली के बिल दे रही होंगे, शोरूम के वर्कर्स को सैलरी आप दे रही होंगी, तो वो सारी सेलिंग कॉस्ट है, और सेलिंग कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन वो प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है इसका मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस से उस कॉस्ट का ताल्लुक है। तो फैक्ट्री का रेंट आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है, लेकिन जो शोरूम का रेंट है, जो ऑफिस का रेंट है, वो आपका नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। सेलिंग कॉस्ट में सेल्समैन कमीशन आ जाता है। अगर आप डोर टू डोर चीजों को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिन बंदों को आपने हायर किया होगा कि डोर टू डोर जाके सेल करो, उनको आप कमीशन देती होंगे कि पर यूनिट हम आपको इतने परसेंट देंगे। तो सेलिंग कॉस्ट आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर आप ने वेयर हाउस रखा हुआ है, प्रोडक्शन करके आप वेयर हाउस में सामान रखते हैं और कस्टमर के ऑर्डर के साथ साथ उस सामान को आप कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लगती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। वेयर हाउस की कॉस्ट क्या होगी? वेयर हाउस जो स्टोर आपने रखा हुआ है उस स्टोर का आप रेंट दे रहे होगे, स्टोर का क्लर्क होगा, लोग होंगे जो सामान इधर उधर कर रहे होंगे, उनकी तनख्वाहें होंगी, बिजली के बिल होंगे, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो तैयार हो चुका है ना, उसके बाद उसको आगे इधर उधर डिलीवर करना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है। डिलीवरी ड्राइवर जो है उसकी सैलरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। अगर जो डिलीवरी की गाड़ी है वो आपने रेंट पे ली हुई है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती है। फिर लास्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने लोन लिया, लोन के अगेंस्ट जो आप सूद देते हो, इंटरेस्ट देते हो, उसको आप फाइनेंस कॉस्ट कहते हो। और इंटरेस्ट कॉस्ट भी एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट का ताल्लुक कोई प्रोडक्शन से तो नहीं होता। फाइनेंस कॉस्ट भी एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको तो पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन है बाय फंक्शन में तो पूछ लें। अब हम मूव करते हैं हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन पे, जिसका क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के कॉस्ट को हमने क्लासिफाई करना है बिहेवियर के हिसाब से। बिहेवियर किस चीज के बिहेवियर के हिसाब से? तो हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन या एक्टिविटी लेवल। एक ही मतलब है इसका, प्रोडक्शन, एक्टिविटी लेवल, लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के ज्यादा होने से, प्रोडक्शन के चेंज होने से हमारी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी क्लासिफिकेशन को आप कहते हो क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। और बाय बिहेवियर कॉस्ट चार ग्रुप्स में क्लासिफाई होती है। तो अब वन बाय वन हम उसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है हर वो कॉस्ट जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर अंदर फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट की होगी रेंट। फैक्ट्री में जो भी आप रेंट देते हैं, ठीक है, जो रेंट आप पे करते हैं, अब वो रेंट जो है वो फिक्स होता है।
साल का रेंट $10,000 आपने देना ही देना है फॉर एग्जाम्पल। अब ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने 1 यूनिट्स बनाए, 50 यूनिट्स बनाए, 150 यूनिट्स बनाए, रेंट तो आपने देना ही देना है ना। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती है, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो डिपेंडेंट नहीं होती, वैसी कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? सही है, रेंट हो गया। इंश्योरेंस भी जो होगी, आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। यूके में जो बिजनेस रेट्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। तो ये सारी फिक्स कॉस्ट होती हैं। अब जो फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट, उसका ग्राफ मैंने ये बनाया हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट देखें, बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा कर्व बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। नीचे जो है ये साइड यूनिट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये नीचे जो है एक्स एक्सिस यूनिट्स को बता रही है। तो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमने कहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट वो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ हाईलाइटेड, कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमने कह दिया कि यार सेम रहती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल करती है, गिरती है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब इस चीज को मैं प्रूव करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आप की फिक्स कॉस्ट अभी मैंने बताया रेंट है। अब रेंट फॉर एग्जाम्पल आप पे करें 1,000, ये रेंट तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाए। लेकिन अभी हम बात करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या इफेक्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल पहले सिनारियो में मैं कहता हूं कि यार आपने जो है वो बनाए 10 यूनिट्स। अगर मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स। कॉस्ट 1,000 है, यूनिट्स 10 है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास जो आ जाएगी 1,000 डिवाइडेड बाई 10, वो आ जाएगी 100। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अब यूनिट्स आपने बनाना ज्यादा कर दिए, अब आप यूनिट्स बना रहे हैं, 50 यूनिट्स बना रहे हैं। अब अगर मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट्स। अब आप 50 यूनिट्स बना रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो आपकी है वो आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 50, 20 होगी, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल में लेता हूँ कि अब आप यूनिट्स बना रहे हैं, 100 यूनिट्स बना रहे हैं, यूनिट्स आप 100 बना रहे हैं, तो मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर लूँ तो 1,000, कॉस्ट वही है और यूनिट्स 100 हो गए, तो इसका मतलब है 10। तो देखें कॉस्ट पर यूनिट क्या, और ये गिर रही है, फॉल आ रहा है ना, 20 होगी, 10 होगी। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो फॉल करती है जो जो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। और उस फॉल को जो है मैंने इस ग्राफ से शो किया हुआ है, ठीक है। देख लें, जो जो आपके यहाँ से यूनिट्स ज्यादा होते जा रहे हैं, कॉस्ट में एक फॉल आता जा रहा है। तो ऐसा कर्व्ड शेप ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का। फिक्स कॉस्ट में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब आगे मूव करते हैं। सही, अब आगे मूव करते हैं। फिक्स कॉस्ट के बाद बाय बिहेवियर जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वर्ड से पता चल रहा है, वेरी यानी कि चेंज, कॉस्ट दैट चेंज विद प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि वो कॉस्ट जो कि फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है प्रोडक्शन एक्टिविटी के चेंज होने से, तो उसको आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिखे हुए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने समझने हैं, कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज करती है, जो जो प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी टोटल में। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो अगर आपने किसी कॉस्ट को क्लासिफाई करना है कि क्या वो वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं, तो आपने दो चीजें देखनी है। नंबर वन, कि इन टोटल जो है, टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है। और नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जब आप वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर हर हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम आ रहा है। अगर आपने क्लासिफाई करना है एग्जाम किट में, एग्जाम में, कि क्या एक कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि ताकि आपको मजीद क्लैरिटी है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट की सबसे पहली एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है, मटेरियल्स। अब देखें,
जो जो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है आपको मटेरियल्स ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, मटेरियल्स ज्यादा खरीदने पड़ेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने में आपके 2 kg लगते हैं, और कॉस्ट पर केजी में यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस्ट जो 1 kg को आपको बाय करने में कॉस्ट पड़ती है वो है $3, ठीक है। तो 1 यूनिट को बनाने में 2 kg लगते हैं, इसका मतलब है कॉस्ट जो है पर यूनिट आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 × 3 6, यानी कि $6 होगी। अब अगर आप 2 यूनिट्स बनाएंगी, इसका मतलब है आपको 4 kg चाहिए होगा, 4 kg चाहिए होगा, तो इसका मतलब है कॉस्ट जो आपकी क्या हो जाएगी, 4 × 3 12, 1 kg की $3 है तो $12 होगी। अब आपने 3 यूनिट्स बनाने, इसका मतलब है आपको 6 kg चाहिए होगा मटेरियल, और 1 kg की कॉस्ट $3 है, तो इसका मतलब है 6 की क्या होगी, 18 होगी। अब आपको नजर आ रहा है कि जूं जूं आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, कॉस्ट आपकी ज्यादा होती जा रही है। 6 थी, 6 से 12 होगी, 12 से क्या होगी, 18 होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका टोटल का जो ग्राफ है आपके सामने ये बना हुआ है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पर ये जो ये चीज है ये यूनिट्स बता रही है। जैसे यहाँ पर 1 यूनिट था, कॉस्ट आपकी थी 6, 2 यूनिट से कॉस्ट आपकी होगी 12, 3 यूनिट से कॉस्ट आपकी होगी 18। मैं दोबारा बताता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि चेंज होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ। प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि जो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगी कॉस्ट आपकी ज्यादा होती जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, देखें आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि अगर आप 1 यूनिट बनाते हैं, और 1 यूनिट बनाने में जो आपका मटेरियल लगता है वो 2 kg लगता है, ठीक है। 1 यूनिट को बनाने में आपका मटेरियल 2 kg लगता है, और पर केजी जो कॉस्ट है मटेरियल को खरीदने की वो $3 है। पर केजी कॉस्ट $3 है। तो अगर आपने 1 यूनिट बनाना है और आपको 2 kg चाहिए, तो इसका मतलब है आपको टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 1 kg को खरीदने की कॉस्ट $3 है, तो 2 को खरीदने की कितनी होगी, 6। इसी तरह अगर आप 2 यूनिट्स बनाएंगे तो आपको 4 kg चाहिए होगा। 1 kg अगर $3 का है खरीदने की कॉस्ट, तो 4 kg कितने का होगा, 12। इसी तरह 6 kg 18 का होगा। ये बात समझ आई है आपको, यहाँ तक बात समझ आई है। सही है, देखें ना। अब जितने यूनिट्स आपके ज्यादा हो रहे हैं, यहां से आप 1 से 2 चलेगी, 2 से 3, यानी कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अगर आपने ज्यादा यूनिट्स बनाने, तो कॉस्ट भी तो देखे ना, 6 से 12 होगी और 12 से 18, यानी कि इंक्रीज हो रही है। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का जो पहला पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन से इंक्रीज हो रही है। और ये इंक्रीज जो है ये इस ग्राफ से आप, इसका जो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखे ना, 1 यूनिट था, 6 कॉस्ट थी, अभी एग्जांपल हमने देखी, 2 यूनिट्स थी, कॉस्ट 12 होगी, 3 यूनिट्स थी, 18 होगी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। क्लियर है बात, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। सही है। अब दूसरी चीज, जो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट लेता हूँ ना वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये भी मैं आपको एग्जांपल से प्रूव करता हूँ, ठीक है। जैसे पहली सिचुएशन थी, उसमें 1 यूनिट थे, और 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी थी, 6। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूं पहली सिचुएशन में, तो कॉस्ट थी 6 और यूनिट था 1, यानी कि $6 आ गई। अब सेकंड सिचुएशन थी कि अगर मैंने 2 यूनिट्स बनाने, तो 2 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे $12 खर्च करने पड़ते। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, तो कॉस्ट जो थी वो थी 12, और यूनिट्स अब कितने थे, 2, यानी कि 12 ÷ 2 6। इसी तरह अगर मैं तीसरी सिचुएशन करूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कि अगर मैं 3 यूनिट्स बनाता हूं तो कॉस्ट मेरी लगेगी 18। तो कॉस्ट ऊपर आ गई 18, और नीचे आ गए यूनिट्स 3, तो 18 ÷ 3 भी क्या होगा, 6। तो कॉस्ट पर यूनिट आपको नजर आ रहा है कि हर सिचुएशन में क्या है, एग्जैक्टली सेम है, 6 6 6 6। वेरिएबल कॉस्ट में ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमेशा सेम रहती है। देख लें, ये 6 6 और 6। पहले 1 यूनिट जब आप बनाते थे आपके $6 लगते थे, 2 यूनिट्स बनाते थे आपके $12 लगते थे, तो 12 ÷ 2 भी 6 हो गया। 3 यूनिट्स बनाते थे आपके $18 लगते थे, तो 18 ÷ 3 भी 6 हो गया। पर यूनिट कॉस्ट क्या है, सेम है।
वेरिएबल कॉस्ट में दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये कि एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, और मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि एक यूनिट की कॉस्ट $6 होगी, दो की 12 होगी, तीन की 18 होगी, और जो पर यूनिट है वो हमेशा कांस्टेंट और सेम रहती है। अगर तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हैं तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितने मर्जी यूनिट्स हो पर यूनिट तो सेम है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। टोटल फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ सेम है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। वेरिएबल कॉस्ट में कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सही है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या होंगी? इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सी सिंपल सी हैं। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा मटेरियल, उतनी ज़्यादा कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतने ज़्यादा लेबर के आवर्स चाहिए होंगे, या उतना ज़्यादा लेबर चाहिए होगा तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि मैंने आपको रॉयल्टी का बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक यूनिट बनाएंगे उसकी $2 रॉयल्टी है, 10 यूनिट्स बनाएंगे आपको 20 देना पड़ेगा, 100 यूनिट्स बनाएंगे आपको 200 देना पड़ेगा, तो कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। ये एग्जाम्पल होगी है वेरिएबल कॉस्ट की। ये बात आपके माइंड पे अभी से बैठ जानी चाहिए क्लास के बाद में, ठीक है? ये चीजें आपने जब रिव्यू करनी है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है जितनी भी है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। ये स्लाइड्स के साथ स्क्रीनशॉट ले रही हैं आप? जो स्लाइड्स इनके स्क्रीनशॉट ले रही हैं? इसके बाद आ जाती है आपकी थर्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बाय बिहेवियर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स आफ्टर। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखिए वर्ड से आपको पता चल रहा है सेमी यानी कि आधी, कुछ ना कुछ इसमें पोर्शन वेरिएबल है। ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ हिस्सा वेरिएबल हो और कुछ हिस्सा फिक्स हो, तो वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है? कॉस्ट दैट कंटेन्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही सिंपल और कॉमन से इसकी एग्जांपल है, वो है आपके बिल्स। टेलीफोन बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए। अब टेलीफोन बिल में एक चीज होती है लाइन रेंटल, ₹300 होता है शायद, कि आप बेशक महीने में एक कॉल करें, महीने में 100 कॉलें करें, या कोई कॉल ना करें, वो लाइन रेंटल फिक्स होता है और वो आपने देना ही देना होता है। तो वो एक फिक्स एलिमेंट हो गया। उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉल्स एक वेरिएबल एलिमेंट है, यानी कि जितनी ज्यादा आप कॉल्स करेंगी उतने ज्यादा जो है आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बिजली का बिल उतना ज्यादा आएगा। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स एलिमेंट दोनों शामिल होता है उसको आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हो, ठीक है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका ग्राफ ये आपके सामने है। ये जो हिस्सा है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने शो की हुई है, ये स्ट्रेट लाइन ये आपके फिक्स लाइन रेंटल को बता रही है क्या, ये जो फिक्स एलिमेंट है वो। और इसके अबव जो चीज है, इसके अबव जो है ये आपका नंबर ऑफ कॉल्स है, ये वेरिएबल एलिमेंट को बता रही है। देखें अब ये जो यहाँ पर यूनिट्स हैं, यहाँ पर यूनिट्स नंबर ऑफ कॉल्स हैं। जितनी ज्यादा आप कॉल्स करेंगी जाहिर सी बात है आपके बिल में इजाफा होता जाएगा। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो है वो ये है। ये देखें, ये चीज जो है ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के फॉल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सेमी वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि फिक्स एलिमेंट होता है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होता है। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को शो कर रही हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है तो इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन है। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है? क्लियर है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स हिस्सा भी कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना कुछ वेरिएबल हिस्सा भी होता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है, मिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसीलिए इसको आप सेमी वेरिएबल कहते हो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है आपके टेलीफोन के बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स। अब टेलीफोन का जो बिल है, देखें टेलीफोन के बिल में जो आपका बिल आता है, बिल में एक होता है फिक्स लाइन रेंटल, यानी कि आपको लाइन रेंटल वो पे करना ही करना होता है, ठीक है? ₹300 होता है, 320 ऐसे होता है। अब वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कोई कॉल की है या नहीं की, ठीक है? तो वो तो फिक्स हो गया ना, चाहे आपकी कॉल 0 कॉल्स है चाहे आपकी 100 कॉल्स है, वो लाइन रेंटल आपने पे करना ही करना है। तो वो लाइन रेंटल जो है वो फिक्स हिस्सा हो गया। ये यहां तक बात समझ आई है?
और उसके अलावा ये लाइन रेंटल तो फिक्स है, ये तो देना ही देना। उसके अलावा अगर आपने कॉल्स की तो पर यूनिट या पर कॉल आपको बिल आपका इजाफा हो जाएगा, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो हिस्सा वेरिएबल हो गया ना, कि जितनी ज्यादा कॉल्स उतना ज्यादा बिल। फिक्स वाला हिस्सा तो देना ही देना है, उसके अबव जितनी ज्यादा आप कॉल्स करेंगे, नंबर ऑफ कॉल्स जितनी ज्यादा होंगी, बिल आपका बढ़ता जाएगा। ये वेरिएबल हो गया ना। वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने कहा था कि प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो इसमें फिक्स और वेरिएबल हिस्सा दोनों शामिल हो गया ना। ऐसी कॉस्ट को आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हो। समझ आइए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इससे होपफुली आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सेल्समैन सैलरी। अब एक सेलमैन है, उसको आप जो है सैलरी में दो चीजें देते हो। एक तो उसको आप कहते हो कि यार मैं तुम्हें एक सैलरी जो है बेसिक सैलरी तुम्हें दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें बेसिक सैलरी दूंगा, फिक्स दूंगा, ठीक है, इतने महीने की 1,000 रुपए प्लस। प्लस उसको आप कहते हो कि यार जितनी ज्यादा तुम सेल्स करोगे ना, उस पे मैं तुम्हें दूंगा कमीशन पर यूनिट, 1 यूनिट पे मैं तुम्हें 5% दूंगा। तो यानी कि जो इसकी सैलरी है टोटल, उसमें दो हिस्से शामिल हो गए। एक तो हो गया बेसिक सैलरी, जो कि उसको पर मंथ सेम मिलेगी मिलेगी, यानी कि 1,000 फिक्स है, ये फिक्स हिस्सा हो गया। और साथ इसके अलावा तुम उसको कमीशन भी मिलेगा, जैसे अगर उसने जितने भी यूनिट्स भेजे पर यूनिट, उसको वो कहेगा जी मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। तो ये जो कमीशन है ये वेरिएबल हिस्सा हो गया ना, कि जितने ज्यादा यूनिट्स उतने ज्यादा कमीशन, जितने ज्यादा यूनिट्स उतनी ज्यादा कॉस्ट। हमारे लिए तो कॉस्ट है ना अपने सेल्समैन को कमीशन देना। तो ये इस सैलरी में देखें, बेसिक सैलरी फिक्स हिस्सा हो गया और कमीशन वेरिएबल हिस्सा हो गया। ये एक और एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। क्लियर है ये बात? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सही है। लास्ट क्लासिफिकेशन है बाय बिहेवियर, और हमारी फिर क्लास खत्म हो जाएगी। वो है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के मैंने आपको कहा था कि वो कॉस्ट जो कि फिक्स रहती है विद इन सर्टन रेंज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको आप फिक्स कॉस्ट कहते हो, ठीक है। लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो कि विद इन सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी तो फिक्स हो, लेकिन जैसे ही वो रेंज एक्सीड कर जाए, यानी कि वो रेंज आपकी एक्सीड कर जाए, कॉस्ट में एक इजाफा आ जाता है, एक इंक्रीज आ जाता है, एक स्टेप अप आ जाता है, उस कॉस्ट को आप कहते हो स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बेहतरीन किस्म का समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। कि यहाँ पर आपकी आ जाएगी कॉस्ट, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे यूनिट्स। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि एक एक रेंज तक फिक्स होती है, लेकिन जैसे ही वो रेंज एक्सीड होती है, उसमें एक स्टेप अप आ जाता है, यानी कि इंक्रीज आ जाता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ सबसे पहले एग्जांपल है वेयर हाउस रेंट, ठीक है। आप जी प्रोडक्शन करती हैं, आप टॉयज बनाती हैं, आप टॉयज बनाती हैं, वो टॉयज आप एक स्टोर में रखती हैं, ठीक है, एक वेयर हाउस में रखती हैं। और उस वेयर हाउस में आप जो रखती हैं, उस वेयर हाउस का आप रेंट पे करती हैं 1,000, ठीक है। अब रेंट आप मुझे बताएं फिक्स कॉस्ट होती है क्या? क्या रेंट एक फिक्स कॉस्ट है? रेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या रेंट फिक्स कॉस्ट होती है? इज रेंट कॉस्ट फिक्स? यस, फिक्स होती है बिल्कुल। अब जो स्टोर रूम आपने रखा हुआ है ना, उस स्टोर रूम में आपकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स की है, यानी कि आप अपने टॉयज जो हैं, जो आप बेसिकली बच्चों की गाड़ियां बनाते हैं, टॉय कार्स जो होती हैं बड़ी वाली, वो आप सिर्फ 100 यूनिट्स स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यूनिट 100 है ना, जब तक यूनिट 100 है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेंट देना है 1,000, दैट्स इट। 1,000 रेंट देना है बस। जब तक यूनिट 100 है, उसके अंदर अंदर जो है ना, आपने 1,000 रेंट देना है। बेशक 0 यूनिट्स आप बनाए, 2 बनाए, 5 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, रेंट तो आपने देना ही देना है। 100 यूनिट्स तक जो है ना, आपने बस, आपका कैपेसिटी है तो आपके रेंट आपने 1,000 ही देना है। लेकिन व्हाट इफ आपके पास एक बड़े कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है, और उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपने 200 यूनिट्स बनाने। अब 100 यूनिट्स की तो गुंजाइश ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन मजीद 100 यूनिट्स बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, आपको एक नया वेयर हाउस या अनदर रूम लेना पड़ेगा। और उस, फॉर एग्जाम्पल, आपने वो रूम भी ले लिया, और उस रूम का भी रेंट, जाहिर सी बात है उतनी कैपेसिटी है तो 1,000 यूनिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? गौर से आपने देखना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 100 यूनिट्स आपके एक्सीड कर जाएंगे, जैसे ही आपके 100 यूनिट्स एक्सीड कर जाएंगे, आपको एक नई जगह लेनी पड़ेगी, और उस नई जगह के लिए आपको 1,000 का मजीद रेंट देना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट अब आपकी 1000 से 2000 आ गई, कॉस्ट में एक स्टेप अप आ गया, और ये मजीद अगले 200 यूनिट, अगले 100 यूनिट्स तक ये कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी। तो ये जो स्टेप अप आया है ना, ये जो स्टेप अप आया है जो एरो से, ये आपका स्टेप फिक्स कॉस्ट के स्टेप अप को शो कर रहा है। यानी कि एक कॉस्ट जो कि फिक्स रहती है एक महदूद मुद्दत तक, एक रेंज तक, एक टारगेट तक, एक थ्रेश होल्ड तक, लेकिन जैसे ही वो टारगेट एक्सीड करता है, कॉस्ट में एक स्टेप अप आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है जिसमें आपने 100 यूनिट्स रखने की गुंजाइश थी, तो 100 यूनिट्स तक आपको सिर्फ 1000 रेंट देना था उसका रूम का, वेयर हाउस का। लेकिन जैसे ही आपको मजीद यूनिट्स बनाने पड़ गए, आपको एक मेजर कस्टमर का ऑर्डर आया, तो आपने एक मजीद जगह ली जिसका रेंट भी 1000 था। इसका मतलब यह है कि जब 100 से ज्यादा यूनिट्स आप बनाएंगे तो आपको स्टोरेज के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए होगी। जो आपका रेंट है वो आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। विद इन 100 यूनिट्स वो फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन जैसे ही वो एक्सीड कर जाएगा तो स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, सीढ़ियां बनी होंगी। क्लियर है स्टेप फिक्स कॉस्ट? स्टेप फिक्स कॉस्ट क्लियर है? ये एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है सैलरीज। देखिए, एक सैलरी फिक्स होती है, एक सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आप सैलरीज की बात कर रहे हो ना, तो वो फिर आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। फॉर एग्जांपल, आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है। सुपरवाइजर जो है वो 100 बंदों को देख रहा है, 100 एम्प्लॉयज को देख रहा है, और सुपरवाइजर को जो आप तनख्वाह दे रहे हो ना, वो आप दे रहे हो $500। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि अप टू 100 एम्प्लॉयज, जब तक आपकी फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, तो आपको एक ही सुपरवाइजर चाहिए, उस सुपरवाइजर को आप 500 दे रहे हो। तो अप टू 100 एम्प्लॉयज कॉस्ट यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। 2 एम्प्लॉयज हो, 5 हो, 10 हो, एक ही सुपरवाइजर चाहिए, उसको आप $500 दे रहे हो। लेकिन वही बात होगी कि बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, बड़े प्रोजेक्ट के लिए मजीद लेबर चाहिए, ज्यादा यूनिट्स बनाने, ज्यादा काम करना है, तो आपको जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज जब ज्यादा होंगे तो एक नया बंदा रखना पड़ेगा। तो आपने एक सेकंड सुपरवाइजर हायर कर लिया। अब वो सुपरवाइजर की भी रेंज ही है कि वो 100 बंदों की देखभाल कर सकता है, उनकी निगरानी कर सकता है, और उसको भी आप सैलरी 500 दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके लेबर 100 से ज्यादा हो गया, तो आपको एक एडिशनल सुपरवाइजर चाहिए होगा, तो कॉस्ट में एक स्टेप अप आ जाएगा। पहले आप 500 दे रहे थे एक बंदे को, अब आप सैलरीज दे रहे हो, वो 1000 होगी। अगले अगले 100 एम्प्लॉयज तक आपकी कॉस्ट 2000 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ऐसे कॉस्ट में एक स्टेप अप आ गया। एग्जाम में अगर सैलरी लिखा हुआ है ना, सैलरी, इसका मतलब सिंपल क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर सैलरीज है, सैलरीज है, इसका मतलब है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, ये स्टेप कॉस्ट लिखा होता है। ऐसे आपने डिस्टिंक्शन करनी है फिक्स कॉस्ट की और स्टेप फिक्स कॉस्ट की। इसके साथ जो हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का एरिया है वो सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है।